अफवाह फैली, नेपाल ने भारतीय आम पर लगाया बैन। भारत सरकार ने नेपाल में भारतीय आम पर प्रतिबंध लगाए जाने की दावों को गलत साबित किया है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल में आम का निर्यात बिना बाधा के जारी है और जून में अभी तक 18 कंसाइनमेंट नेपाल जा चुके हैं। खुद नेपाल की तरफ से बताया गया कि भारतीय आम पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत से अब तक कुल 2005 टन आम नेपाल के लोगों तक पहुंच चुका है। नेपाल ने हाल ही में अपने आयात नीति में थोड़ा बदलाव किया है। इसके तहत नेपाल ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लागू किया है। पीएम मोदी ने ली नीति आयोग की बैठक। बैठक में कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जून को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की थीम थी विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस मीटिंग का उद्देश्य है लिंग, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, क्या रहे मुद्दे। नई दिल्ली में 11 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एआईसीसी की एक बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, भाजपा के 12 साल पूरे होने के अभियान, विपक्ष की एकजुटता और दल बदल के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक के मुद्दे, पार्टी नेतृत्व और दल बदल की घटती बढ़ती घटनाओं और विपक्षी दलों के बीच तालमेल को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार किया गया। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अगस्त में होगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर एलजी ने दिया राहुल गांधी को जवाब। कुछ समय पहले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ राहुल गांधी ने कई बातें कही थी। उसी को लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट जनरल एडमिरल डी के जोशी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध को जानकारी की कमी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के चलते किसी भी आदिवासी समुदाय को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण और कानूनी मंजूरी वाले सभी उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। डीके जोशी के अनुसार यह प्रोजेक्ट लंबे समय के लिए भारत की रणनीतिक आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने माना गृहिणी होम मेकर नहीं नेशन बिल्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणी के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अहम बताते हुए उन्हें नेशन बिल्डर का दर्जा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणी को नेशन बिल्डर बताते हुए उनके घरेलू कार्य के आर्थिक महत्व को मान्यता दी है। इसके लिए गृहिणी को काल्पनिक मासिक आय 30,000 निर्धारित करने का आदेश दिया गया। 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। देश में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर से बारिश और तूफान की चेतावनी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून को यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जॉर्जिया से भारत लाया जा रहा है खूंखार गैंगस्टर। कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग के गुरुवार को दिल्ली में पहुंचने की संभावना है। गैंगस्टर वेंकटेश पर विदेश में बैठकर गैंग नेटवर्क संचालित करने का आरोप है। वेंकटेश पर बीएसपी नेता हत्याकांड, रंगदारी और संगठित अपराध के कई मामले दर्ज हैं। सामूहिक विवाह योजना के तहत अब खाते में आएंगे 64,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। इस योजना के तहत पायल और बिछिया की जगह दुल्हन के खाते में 64,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। यह बदलाव चांदी की कीमतों में उछाल आने के बाद लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी का भंडाफोड़। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए भारतीय यात्री को लगभग 7 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। ड्रग्स की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। यात्री को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीते। एमपी में राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद इस जीत का रास्ता साफ हो गया था। दिल्ली एनसीआर में बसाए जाएंगे 5 से 8 नए स्मार्ट शहर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आबादी और दबाव को कम करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एनसीआरपीबी ने एक प्लान तैयार किया है। प्लान को अगले सप्ताह मंजूरी मिल सकती है। नए स्मार्ट शहर को हाई स्पीड ट्रेनों से 10-30 मिनट में दिल्ली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 15 वर्षों में 3 करोड़ अतिरिक्त आबादी के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की जरूरत बताई गई है। योजना के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नए स्मार्ट शहर बसाए जाएंगे। कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के कारण महिला टीचर निलंबित।
हरियाणा के रोहतक जिले में एक सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षक को दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले सप्ताह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होना महंगा पड़ गया है। एक वीडियो क्लिप में महिला टीचर को बोलते हुए देखा गया। उसमें उन्होंने कहा था कि अब वो कॉकरोच की मां मैदान में उतर चुकी है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को शिक्षिका को 8 जून से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में निलंबन का कारण स्पष्ट नहीं है। बाद में महिला टीचर ने कहा कि उनका किसी पार्टी या संगठन से कोई संबंध नहीं है। क्या उद्धव गुट के सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में होंगे शामिल? पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के कई सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि 7 जून को नई दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उनके कई सांसदों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 9 लोकसभा सांसद हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, पूर्व सीएम रूपाणी की बेटी ने लगाया आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले साल 12 जून को एयर इंडिया की लंदन की फ्लाइट क्रैश हो गई थी। इस हादसे की पहली बरसी पर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की बेटी ने टाटा सन्स के नेतृत्व वाली एयर इंडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हादसे की कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है और पीड़ितों पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का दबाव बनाया जा रहा है। इस विमान हादसे में विजय रूपाणी सहित 260 लोगों की जान चली गई थी। एयर इंडिया ने अपनों को खोने वाले हर परिवार की मदद के रूप में 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया था। 30 दिन में बंगाल से 4,800 बांग्लादेशी रिपोर्ट। 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने का आदेश दिया था। एक महीने में ही बंगाल से 4,800 अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। टीएमसी का अगर कांग्रेस में विलय हुआ तो बंगाल में बगावत तय। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों टीएमसी और कांग्रेस के संभावित राजनीतिक विलय की चर्चा जोरों पर है। हालांकि बुधवार को कांग्रेस और टीएमसी दोनों ने इस बात से इनकार किया। 2011 में ममता बनर्जी कांग्रेस के समर्थन से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई थी, लेकिन 2012 में दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए थे। तभी से कांग्रेस और टीएमसी के संबंधों में तनाव देखा गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कभी कांग्रेस को तोड़कर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कमजोर किया था और आज वह गांधी परिवार के समर्थन को तलाश रही है। बिहार एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 10 में से 9 सीट जीती। सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। जेडीयू और बीजेपी ने 4-4 और लोजपा और आरजेडी ने 1-1 सीट जीती। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह ने जीत हासिल की। म्यूचुअल फंड में निवेश करने में दिल्ली नंबर 1। आज के समय में लोग शेयर बाजार में सीधा निवेश करने की बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना पसंद करते हैं। धीरे धीरे निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाला राज्य दिल्ली है। दिल्ली वाले अपने जीडीपी का 176% म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र अपनी जीडीपी का 118% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने से निवेशकों के बीच बेहतर सेंटीमेंट के कारण भी देखी गई है। भारत ने मिडिल ईस्ट में टैंकरों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। पिछले दिनों ओमान के तट पर अमेरिकी सेना के हमले का शिकार हुए एक जहाज में मौजूद 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अपने नाविक समुदाय की भलाई और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। जायसवाल ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी सीडीए को तलब किया। मिडिल ईस्ट में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। यह मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। हमलों को रोका जाना चाहिए और संघर्ष को खत्म कर देना चाहिए। मोदी ने ट्रंप को थैंक यू कहा। इस पर केजरीवाल भड़के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी गई। बधाई के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा। केजरीवाल पीएम मोदी के थैंक यू पर भड़क गए। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पीएम मोदी ट्रंप को थैंक यू कह रहे हैं। क्या उनको नहीं पता कि भारतीयों की मौजूदगी वाले जहाज पर हमले और भारतीय नागरिकों की हत्या के लिए अमेरिका जिम्मेदार है?